चलो। जोहार। जोहार जोहार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी पिछले क्लास में हम लोग केंद्रीय कार्यपालिका चल रहे थे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पूरा हो गया है ना? तो जैसा आपको हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं इनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से 62 तक, 62 किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? भाग 5 है। हाँ? संविधान के भाग 5 में है। ठीक है। भाग 5 को हम कितने खंडों में बांटे हैं? हाँ, भाग 5 में हमको क्या क्या पढ़ना है? हाँ, देखिए, ये जो हम भाग 5 पढ़ रहे हैं इसका अंतर पहले आप समझ लीजिए, तभी जाकर आपको पूरा का पूरा ये समझ में आएगा पॉलिटी। भाग 5 में हम अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे। ठीक है। यहां पर 3 हिस्सा बांटे थे। कार्यपालिका बताए थे। कार्यपालिका को कहां से कहां तक पढ़ना है हमको? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, और 148 से लेकर 151 तक, है ना? तो इसमें हम लोग अभी पढ़ें क्या? राष्ट्रपति को पढ़ें, इसके बाद उपराष्ट्रपति है, इसके बाद मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, इसके बाद महान्यायवादी है, इसके बाद सीएजी नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक है, कैग है, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। दूसरा हिस्सा है विधायिका का। ये विधायिका का हिस्सा है, ये आपको पहले भी लिखाए हैं हम, तो ये याद रहेगा तब आपको समझ में आएगा। इस विधायिका में हम 79 से लेकर कहाँ तक? 123 तक। इसमें हमको संसद पढ़ना है, इसमें हमको लोकसभा पढ़ना है, इसमें हमको राज्यसभा पढ़ना है। ये 3 चीजें पढ़नी है। और जो कार्यपालिका के बाद विधायिका हुआ, विधायिका के बाद जो तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका ये हम केंद्र का पढ़ रहे हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका में 124 से लेकर आपको पढ़ना है 147 तक। ये केंद्र का न्यायपालिका है। और चूंकि हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ पढ़ना है हमको। तो उसका पढ़ेंगे 214 से लेकर 237 तक। ये हमको एक साथ पढ़ना है। और यहीं तक पॉलिटी है। अगर आपके सिलेबस यहीं तक की पॉलिटी को समझना है मूलतः, ठीक है।
तो ये भाग 5 है। अब हेमंत जी, भाग 1 क्या था? राज्य और संघ। भाग 2 क्या था? नागरिकता। भाग 3 क्या था? मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। आज देखिए, जैसे कहा गया कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी, विशेष सत्र बुलाएगी। आज लगभग सभी अखबारों में ये हेडलाइन है कि ये विशेष सत्र बुलाएगी। विशेष सत्र क्या होगा और क्या ऐसा लगता है कि विशेष सत्र में क्या ऐसा विषय को पेश किया जाना है कि हमको आवश्यक पड़ गया? ये युद्ध तो हो नहीं रहे, आखिर क्या जरूरी पड़ गया कि हम नियमित सत्र को छोड़कर विशेष सत्र में आ गए हैं? कि उसके लिए लंबी प्रक्रिया गुजरेगी, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा हमको। हम तो नियमित रूप से भी ला सकते थे उसको, हम उसके लिए तो पूरा मानसून सत्र को खपा दिए। मणिपुर के मुद्दे पर ही आपका मानसून सत्र नहीं चला। हाँ, अब विशेष सत्र जो हम माने जैसा है, देखिए उस पर एक लंबी प्रक्रिया होगी। जो बोलते कि एक साथ चुनाव हो, तो अभी देखिए जिसका कार्यकाल पूरा होने वाला है वो तो बोलेगा चलिए ठीक है, लेकिन अभी आपके आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, क्या वो बोलेगा कि 2024 में हम हट जाएंगे सत्ता से? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अब सभी राज्यों का हम एक साथ करें, ये ऐसा 2025 वाला 29 में करेगा। हाँ, तो उस हिसाब से वो देखेगा तो सब लोग माने तब तो ठीक है उस विषय पर। और जो हम लोग भाग 4 देख रहे हैं ना, एक जो मुद्दा उठा हुआ है, जो ज्वलंत मुद्दा था, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। संभवतः उसी विषय पर लोग चर्चा करेंगे लोकसभा का। हाँ, इसके बाद बजट सत्र पेश करेगी सरकार, बजट सत्र है इसके साथ। चुनाव मई में होना है और आपका बजट सत्र हर साल जनवरी में शुरू होता है, अप्रैल के अंतिम तक चलता है। सरकार को एक सत्र बुलाने का भी और मौका है ना? अभी बजट सत्र बाकी है हमारा यहाँ, ठीक है। आचार संहिता, आचार संहिता लगने से क्या होता, क्या सत्र? आचार संहिता होता क्या है और लगता कब है? नहीं नहीं, फलाना ठिकाना नहीं, तथ्य पर आइए, तथ्य पर। आप बताइए आचार संहिता कब लगता है? तो 6 महीना पहले घोषणा होती है। हाँ, 1 महीना पहले। 1 महीना, मई में चुनाव है, 25 मई कार्यकाल है, ये अप्रैल में घोषणा हुई है ना? बहुमत का सरकार है ना। हाँ, माने संविधान भी कोई चीज है जिससे जिससे कि सरकार हमारी चल रही है, तो एक कैसे वो पहले कर देगा? देखिए इसका प्रावधान है, संविधान में इसका प्रावधान है कि हम विशेष सत्र बुला सकते हैं, लेकिन संविधान में यह प्रावधान है कि 5 साल पहले आप चुनाव करा लीजिएगा बहुमत की सरकार को। इसका प्रावधान नहीं है। जब तक सरकार भंग नहीं होती है, जब तक लोकसभा भंग नहीं किया जाता है, तब तक आप चुनाव की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और ये बहुमत की सरकार है, जब तक कार्यकाल पूरा हो रहा है तब तक आप इसको हटा नहीं सकते हैं। बहुमत की सरकार है, तो ये माने कल्पना वाली बात नहीं। जो तथ्य हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसमें चुनाव आचार संहिता, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करती है उसी दिन चुनाव आचार संहिता लागू होती है। और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से हमारा संसद का गतिविधि नहीं रुकेगा। हम केवल ऐसा कोई भी घोषणा नहीं करेंगे जिससे कि जनमत को प्रभाव पड़े। हम अपने नियमित कार्य को नहीं रोक सकते हैं, वो नियमित कार्य चलता रहेगा। केवल ऐसा घोषणा हम नहीं कर सकते हैं जिससे कि वोट प्रभावित हो, मतदाता प्रभावित हो। आचार संहिता में ये है ना?
तो संसद का सत्र नहीं रुकता है, वैसे स्थिति में संसद का सत्र चलेगा। विशेष अधिवेशन निश्चित तौर पर सरकार की कुछ एजेंडे होंगे जो समय से पहले लागू करना चाहते वो है। तो चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाग 4 का हिस्सा है इसीलिए कर रहे। अब ये भाग 5 में हम ये पढ़ रहे थे, तो आपको हमने ये राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति आज पढ़ेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति जब पढ़ाए तो राष्ट्रपति में क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, यही मूल चीजें थी। राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? महाभियोग। महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में? किसी भी सदन में। लाने का क्या प्रावधान, कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4। और उसे पारित करने के लिए कितने सदस्यों का सहयोग चाहिए? 2/3। 2/3 है ना। और महाभियोग लाने के बाद कितने दिन पहले सूचना दिया जाना जरूरी है? 14 दिन पहले। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा खंड में आते हैं हम लोग, इसका सीधा उपराष्ट्रपति पर। देखिए ये उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये इसका उल्लेख जो दिया है वह 63 से लेकर 71 तक है। यह अनुच्छेद 63 से 71 तक है। ये बोलता है संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी अब यहां पर जो लिखा राज्यसभा, फिर से उसी बात को लेकर चलेंगे आपको, है ना, उसी बात को लेकर चलेंगे कि वहां पर हम ये जाएंगे, 2 सदन है, 2 सदन है संसद में। एक सदन को कहें लोकसभा और दूसरे सदन को कह रहे राज्यसभा। यहां पर जो लोकसभा होगा इसका जो सभापति होते हैं, इसका जो हेडमास्टर होते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला हैं। पहले कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नहीं, आप अपने छेड़ देते हैं कि भाई हमको ये, तो आपको क्या कहे कि हमको लोकसभा पूरा 12 का 12 याद नहीं करना। पहली महिला कौन थी? मीरा कुमारी तो कोई बनी नहीं है। नहीं, राज्यसभा मीरा कुमार, नोट कुमारी, है ना। नहीं, कुमारी बोल देंगे, नाम का अर्थ बदल देंगे। वो बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। बाबू जगजीवन राम, हाँ, जो सबसे लंबे समय तक किसी भी मंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति, जो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल काल में, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल काल में, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल काल में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले हैं जगजीवन राम। और वह बिहार के सासाराम से हमेशा चुनाव जीतते थे। और उन्हीं की बेटी IFS थी, यानी भारतीय विदेश सेवा से चुनी गई थी, और वह वहां से नौकरी छोड़कर आई थी और लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष है, यहाँ पर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरा में कौन महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी? भाजपा की तरफ से बनी थी। तब एक तो छेड़ दिए खाली, ये वर्तमान को याद करना है। पहला का नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। कई बार पूछा गया है, DV मालवंकर। एक बार नहीं 50 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर, है ना, DV मालवंकर। ये आपका देखिए, इसमें जैसा बोलते हैं अध्यक्ष होता है, ये कैसे बनते हैं? ये इन्हीं में से 543 में से किसी एक को बनाया जाता है। देखिए, ये जो राज्यसभा होता है, ये राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, और वह सभापति इसके सदस्य नहीं होते हैं। भारत का कौन सा ऐसा सदन है जिसके सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं? आज तक जितना भी हमारा पद है, चाहे अगर आप टीचर एसोसिएशन भी बनाते तो किसी एक टीचर को बनाते हैं, और चौकीदार एसोसिएशन भी बना तो चौकीदार को बनाया जाएगा, पुलिस एसोसिएशन बना तो पुलिस को बनाया जाएगा, छात्र संघ बनाया जाता तो छात्र का बनाया जाता है।
लेकिन यह एक ऐसा संगठन है जो इसके सदस्य नहीं है, जो इसके सदस्य नहीं है, यानी वो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वह उसका हेडमास्टर है, यानी इसको कहते हैं सभापति। तो सभापति यहाँ पर कहलाता है अध्यक्ष, यहाँ पर कहलाता है सभापति। तो ये जो कहें हम कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब मुरली, आप बताओगे कि अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, अब नाम से पूछ रहे हैं हमसे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के ये सब नहीं अगर पता है तो बताइए कितना बड़ा माने अपने आप में खराब लगेगा। हाँ, आप बताएंगी अरे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपकी बारी आएगी सर, आपको जहां पूछना है ना हम एकदम जरूर पूछेंगे कि आपके लायक कौन सा प्रश्न है ना? नहीं, आप पहले, हम चूंकि सबको अवसर देना चाहते हैं, उनको भी लगे कि हमको भी कुछ सीखना है ना, सीखना है। हाँ, सुन के देखिए, सुन के निश्चित तौर पर सिखाया जाता है, लेकिन पहले एक बार बोल लेने दीजिए इनको भी। तो जब आपसे पूछेंगे ना, अब ये दोबारा नहीं भूलेंगे, और इनसे पूछे ये नहीं बताएं तो दोबारा ये नहीं भूलेंगे, दोबारा वो नहीं भूलेंगे। और जिनसे मैं पूछ लिया वो दोबारा नहीं भूलेंगे, और आप बता देंगे तो आप ये भूल जाएंगे। ठीक है, ये भूल जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति से उसको अवसर दीजिए आगे बढ़ने का। हाँ, पूछना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ, पूछना भी ऐसे चाहिए, ताकि उसको बराबरी पर कैसे लाएंगे आप हमेशा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, उसी को आप बढ़ावा दीजिएगा तो नीचे के बच्चे कब आगे बढ़ेंगे? इसलिए सबको अवसर देना चाहिए क्लास में। हाँ, ऐसा कोई जरूरी कि लास्ट बेंच में बैठने वाला कमजोर होता है, ऐसा थोड़ी है ना? अब बताइए, जगदीप या जगदीश? जगदीश नहीं है, जगदीप धनखड़। इससे पहले वह बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, है ना? ये उससे राज्यपाल, तो ये उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़, है ना? जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो यहां से आइए, कौन? पूरा नाम सही सही? तो बहुत वेंकैया टा नहीं है। हाँ, वेंकैया, हाँ, नायडू, वेंकैया नायडू। पहले कौन थे? सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन? सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन? हाँ हाँ, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब इसी में जब आएंगे क्रम से भी पूछेंगे कि कौन कौन है। अब पहले महिला उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति, अच्छा, हाँ, वही थी ना? अब तक एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। अभी नजमा अब्दुल्ला से वापस भागे कि नहीं? नहीं है। हाँ? देखिए, अब आइए, है ना? अब क्या बोले, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अब इनकी योग्यता क्या चाहिए? सिर्फ सब कुछ वही जो राष्ट्रपति के लिए था, केवल एक लाइन यहां बदल रहा है। क्या? उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ये यहां पर। उसमें बाकी सब वही चीज है, केवल एक लाइन बदल रहा है कि यह वह राज्यसभा का सदस्य बनने का, और राष्ट्रपति में था लोकसभा का सदस्य बनने का। उम्र वही, बाकी जितने भी क्राइटेरिया है वही। अब केवल यही है। अब यहां फिर बोला गया कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। हम राष्ट्रपति के चुनाव में क्या पढ़े थे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य। ये पढ़े थे हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में। अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये हट जाएंगे और ये भी हट जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी सदस्य, ये यहां पर लिखा जाएगा। वहां पर था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां पर एक ही अंतर हो जाएगा कि सभी सदस्य। सभी सदस्य में बोले कि दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है मनोनीत और एक होता है निर्वाचित। एक होता है निर्वाचित। मनोनीत का मतलब होता है सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट किया गया आदमी है, और निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड, ये चुनाव के द्वारा पहुंचा हुआ आदमी है। तो यहां पर अब खत्म हो गया, लोकसभा में पहले 2 लोगों का मनोनयन होता था, अब ये खत्म हो गया, और राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है जो जारी है। ये 12 लोग भी वोट देंगे राज्यसभा के सभापति के चुनाव में, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये इसमें बदलाव आ गया। चुनाव की प्रणाली वही, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष रूप से। वोटर कौन है इनके, इनका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सदस्य है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचक मंडल, इनको वोट देने वाले लोग, इनको वोट देने वाले लोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अब उसी तरह से हम इन लोगों का वोट का कीमत निकालते हैं। तो वोट का कीमत केवल यहाँ पर सांसदों का निकालेंगे, यानी इनके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 543 543 और 245 इतने लोग वोट देंगे। यानी ये जो आ गया, ये आ गया कि 788 लोग वोट देंगे। हाँ, चुनाव आयोग सीधे कराता है, उसके लिए वो प्रोजाइडिंग अफसर तय करते हैं। जैसे आपका निर्वाची पदाधिकारी, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उस जिले के उपायुक्त को बनाया जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एसडीओ को बनाया जाता है, और जब पंचायत का चुनाव होता है तो 4 लेवल पर अलग अलग उसके निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। पीडीओ वार्ड मेंबर के लिए, सीओ मुखिया के लिए, एसडीओ पंचायत समिति के लिए, और जिला परिषद के लिए डिस्ट्रिक्ट जिला। वो अपना जहां नामांकन कराते हैं वही उसका निर्वाचक माने वही निर्वाची पदाधिकारी है। तो इसके चुनाव में चुनाव आयोग सीधे अपने कराता है, वो अपने तरीके से निर्वाचक मंडल में और निर्वाची अधिकारी की नियुक्त करता है, जिसको हम लोग कहते हैं निर्वाची पदाधिकारी, है ना, और वही उनका चुनाव कराते हैं। चुनाव कराने के लिए आपका जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका वोटिंग सेंटर हर विधानसभा को बनाया जाता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल वोटिंग सेंटर दिल्ली होता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में सांसदों का ये है, तो वहाँ का वोटिंग सेंटर होगा, वहीं पर अपना नामांकन करेंगे, वही होगा। ठीक है, सेम वही चीज कि वोट देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वोट अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और इनका गुप्त मतदान, ये तो समझ ही रहे हैं, और इनका कार्यकाल कितना, 5 वर्षों का। अब यहां पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन उसके सभापति जो होते हैं वह बदल जाते हैं। राज्यसभा हो गया जो कभी भंग नहीं होगा, लेकिन उसका सदस्य बदल जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उस सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उनका 6 साल, इनका 5 वर्ष, तो ये दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो इसका ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, इनका मतदान क्या गुप्त मतदान से होगा, पद ग्रहण करने से तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली होता है, और भी कई कारण है। कार्यकाल पूरा हो गया, या वो पद से त्यागपत्र दे दिए, या उनका निधन हो गया, और अगर उनको हमको 5 साल पहले हटाना है तो उसमें हमने महाभियोग लाया था। अब यहां इनको हटाने के लिए क्या होगा, अब यहां कैसे हटाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, तो इनको हटाने के लिए क्या होगा जया, ये किसके सभापति हैं, किसके सभापति हैं, कितने लोगों का सदन है ये,
और 245 लोगों में से ये प्रस्ताव लाया जाए, कि हम इनके कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ पर उनके बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। यानी राज्यसभा में सदस्यों के बहुमत के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। देखिए अब क्या बोल रहे, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तब वह खाली हो जाएगा। 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर, यानी 5 वर्ष पूरा किया तो हट जाएंगे। स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर, लेकिन त्याग पत्र किसको देंगे? क्या हो गया? अच्छा ठीक ठीक है ना, आराम पहले कर लीजिए, उसका कर लीजिएगा, पहले कुछ देर बैठ जाइए आराम से, वहां पर पंखा मत चला के बैठिए आराम से, है ना। अब क्या है कि वाइस वर्षा कहे थे कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये वाइस वर्षा है, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा बदला, आपका आपके लायक का यही क्वेश्चन है। फिर अब क्या पद, अब कैसे पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए, यानी वह निर्धारित मापदंड को अगर पूरा नहीं करते हैं और कोई उनके चुनाव को चुनौती दे देता है, तो वैसे स्थिति में भी उनको पद से हटाया जा सकता है, अगर वह मापदंड पूरा नहीं किए हो तब। और अंतिम बोलता है, उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर संकल्प द्वारा, क्या बताए वो, कि राज्यसभा के समस्त सदस्य यानी 245 सदस्य और बहुमत से उनको कह दे कि इनको हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं चाहते तो पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, लोकसभा से बहुत ज्यादा इनका उपयोग नहीं होता है, लोकसभा के ना चाहने पर भी हटाया जा सकता है, क्योंकि ये किसके हेडमास्टर हैं? राज्यसभा के, और राज्यसभा का नियंत्रण, इनका कार्य और अधिकार कुछ भी नहीं है। अब कहा जाए तो इनका मूल काम क्या है? इनका मूल काम राज्यसभा का सभापतित्व का निर्वहन करना। दूसरा काम, जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो वैसे स्थिति में देश की सांस्कृतिक विरासत को विदेशों में प्रचारित करना। ये माने आप घूमते रहिए और देश की भारतीय संस्कृति को दूसरे जगह प्रचारित करते रहिए, अन्यथा इनका और कोई दूसरा काम नहीं है। और यदि राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे ये। हाँ, जब नहीं रहेंगे तब ये, ऐसे बहुत कम ही ऐसा अवसर आया है, तो वो कितने दिनों के लिए? अस्थायी के लिए, अस्थायी तौर पर, है ना, 6 महीने तक चल सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया है कि उपराष्ट्रपति 1 महीना से ज्यादा या 2 महीना से ज्यादा कार्यवाहक के रूप में रहे हों, है ना। अब जैसी निधन हो गई उसके कुछ दिनों बाद चुनाव की घोषणा हो गई। अब निधन होने के बाद वह पद तत्काल किसके प्रभार में चला गया? उपराष्ट्रपति के पद पर, और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वो रहेंगे। तो आपको बताए थे इसी तरह से एमडी हिदायतुल्लाह खान का, बीबी गिरी का, कि वो क्या था कि एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश तीनों पद पर रहे, क्योंकि जब यहाँ पर देश में जाकिर हुसैन, सॉरी क्या नाम था दूसरा, हाँ जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, और उस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, और बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए। जब चुनाव की घोषणा हुई तो उपराष्ट्रपति भी चुनाव में खड़े हो गए, यानी बीबी गिरी भी बोले कि हम नामांकन करेंगे। तो नामांकन करने के लिए क्या पद था कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो उनको अपना त्याग पत्र दे देना पड़ा, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तब कौन रहेगा? तब कहा गया जो देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे। और सीजेआई भी नहीं है, तो जब सीजेआई भी नहीं रहेगा तो अब सीजेआई भी बोलेंगे कि हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? संवैधानिक प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आएंगे।
कभी किसी भी स्थिति में वह खाली नहीं रह सकता है, सबका हिरार्की बना हुआ है और उसी हिरार्की के अनुसार चलेंगे। उपराष्ट्रपति में बहुत कुछ नहीं है। अब है कि आपके देश में अब तक कितने उपराष्ट्रपति हुए? आपके देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए? हाँ, 15 चल रहा है। याद हो गया है सबको राष्ट्रपति का क्रम? क्रम नहीं तो क्रम याद है विकास जी? बड़ा बहुत से नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उपराष्ट्रपति दोनों का तुलनात्मक करना है, इसीलिए कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति में क्या था कि पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संवैधानिक तौर पर लिखते हैं हम लोग 10 साल, क्योंकि 52 से 62 संविधान लागू होने के दिन उनको हमने मान लिया कि आप राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति को चुनेगा कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो हमारे देश में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? तब उसके बाद ही चुनाव होगा, इसलिए उनका कार्यकाल 52 से 62 को माना जाता है। हम लिख दिए हैं 50 से 62, है ना? हाँ, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वैधानिक तौर पर जो माना जाता है वो 52 से 62 दो कार्यकाल तक अपने पर रहे। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, जिनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नी से निर्विरोध, नी से नीलम, याद रखिए, है ना? निर्विरोध। अब देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन? एससी राष्ट्रपति कौन? के.आर. नारायणन, दलित एससी। देश के दूसरे एससी कौन? रामनाथ कोविंद। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? देश की पहली एसटी राष्ट्रपति कौन? सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में देश में पहली बार आपातकाल लगा? किस राष्ट्रपति के कार्य में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगा था? हम पिछले क्लास में बताए हैं, 1962। अब 62 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो तो मई में चले गए, तो आए कौन उनके बाद? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? तो उनके कार्यकाल में पहली बार लगा। उसके बाद फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? आप बताओगी, देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? हाँ? आजादी के बाद जन्म लेने वाला राष्ट्रपति कौन देश का? आजादी के बाद बाकी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा अभी एकमात्र राष्ट्रपति है। रुकिए रुकिए, अकबकाइए मत ना, है ना? आजादी के बाद जन्म लेने वाला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, वर्तमान में जो है कि आजादी के बाद जन्म लेने वाली। ठीक है। ऐसे ढेर सारे मिलेंगे और ये प्लेन है। और कठिन अगर इसके प्रश्न पूछेंगे तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। अब बोले किस राष्ट्रपति के शासनकाल में दल बदल अधिनियम पारित हुआ? हाँ, आपका इंटर लेवल पूछ रहे हैं, इसीलिए इंटर लेवल पूछ रहे हैं, है ना? हाँ, इंटर लेवल पूछ रहे हैं। तो अब ये उसी लेवल का ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका इंटर लेवल में यही पूछे जाएंगे। इंटर लेवल में बच्चों से यही पूछा जाता है। तो इंटर लेवल में ये प्रश्न ये क्या कि आपके जो पूरे के पूरे जितने राष्ट्रपति हैं, सबका क्रम आपको याद होना चाहिए। सबका क्रम याद होना चाहिए। याद हुआ है या नहीं किसी को? क्रम, ईयर याद नहीं हो, क्रम याद होना चाहिए। हाँ, नहीं, कार्यवाहक को गिनती में नहीं लिया जाता है। हाँ, क्या क्या?
दल बदल अधिनियम 1985 में आया। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति थे, है ना। उन्हीं के समय में दल बदल अधिनियम आया और उसको हमने अनुसूची 10 में शामिल किया, दल बदल अधिनियम में, है ना, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए, चले कौन बताएगा हमको क्रम से पहले, जितना याद है पहले क्रम से बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, वारा वेंकटगिरी, वारा वेंकटगिरी, ठीक है। फकरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह ना, एक मिनट, राज राधा जाकर गिरी कर करो, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, के आर नारायणन, देर है अभी, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। अब आपसे पूछे हम कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति बने हैं, क्रम से और व्यक्ति के हिसाब से, क्रम से और व्यक्ति के हिसाब से दो अलग अलग क्रम होगा। देखिए, पहला राष्ट्रपति कौन और दूसरा राष्ट्रपति कौन, वही पहला कार्यकाल 52 से 57 और दूसरा कार्यकाल 57 से 62। तो क्रम यहां पूछेगा, तो अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और व्यक्ति से पूछेंगे तो 15वां, ठीक है। वो कार्यवाहक लोग हैं, उन लोग, है ना। हिदायतुल्लाह बीडी जत्ती, ये लोग कार्यवाहक लोग हैं, बीबी गिरी कार्यवाहक हैं, तो उनको हम लोग क्रम में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्रम के हिसाब से भारत में अभी कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं,
16, और व्यक्ति के हिसाब से पूछेंगे तो 15, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला और दूसरा दोनों क्रम में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, व्यक्ति कैसे यार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? व्यक्ति के हिसाब से कितना हो जाएगा? इसमें 15 है ना, तो व्यक्ति के हिसाब से 15 और क्रम से 16। हाँ, वो हम कह क्रम से 16 है ना, ये 15 नाम है और क्रम से 16 हो जाएंगे। तो अब इसमें सबकी विशेषता, ये पहले राष्ट्रपति, ये दूसरे राष्ट्रपति, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये आपका सबसे कम कार्यकाल का राष्ट्रपति, ये एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव में हमको 2 चरण का मतगणना करना पड़ा, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, निर्विरोध रूप से चुने गए राष्ट्रपति, ये पहले सिख राष्ट्रपति जिन्होंने आवीटो शक्ति का प्रयोग किया और यह बताया कि राष्ट्रपति का पद क्या है। ये आर वेंकटरमन, ये आपका राष्ट्रपति का कोई विशेष योगदान नहीं है, सबसे अधिक उम्र का राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति, ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति और पहले अविवाहित राष्ट्रपति, ये पहली महिला राष्ट्रपति, ये प्रणब मुखर्जी, इनका बहुत कुछ नहीं है, ये पहले दूसरे एससी राष्ट्रपति, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। बस ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाला राष्ट्रपति नीलम। तो क्या है? राज राधा जाकर गिरी, फक्र करो नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर और नारायण पर, है ना, फक्र करो नीलम संकट ज्ञानी फक्र करो नीलम ज्ञानी वेंकट शंकर और नारायण पर, कलम उठाओ प्रतिभा दिखाओ, प्रणय करो श्री राम की, है ना। और यहां तक जाएंगे तो लगभग 16 का नाम याद हो जाएगा, आप अपने से भी जोड़ सकते हैं। ये राज है, राधा है, जाकर है, गिरी है। ये फक्र करो यानी गर्व कीजिए, किस पर? नीलम बहुत कीमती पत्थर है ज्ञानी लोगों का, और ये फिर जितना भी है ये भगवान शंकर का नाम है। वेंकट दक्षिण भारत में शिव को कहते हैं, शंकर ये भी दक्षिण शंकर को शंकर है ही है, और नारायण ये विष्णु का नाम है। वेंकट शंकर और नारायण पर ये कलम उठाओ प्रतिभा दिखाओ, प्रणय करो श्री राम का। अब द्रौपदी मुर्मू, अब आई द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपको ये पूरा 15 का याद होना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति का क्रम है, और हम क्रम को देखेंगे तो क्रम ऐसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आपको 50 से 62 तक रहे, ये 62 से 67 तक रहे, ये 67 से लेकर 69 तक रहे। ये कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया। ये फिर 69 से लेकर 74 तक रहे, ये 74 से लेकर 77 तक रहे, ये भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। ये 77 से लेकर 82 तक रहे, 82 से लेकर 87 तक रहे। अब ये पूरा का पूरा 5 साल का क्रम होगा। 87 से लेकर 92 तक रहे, 92 से लेकर 97 तक रहे, यहाँ पर 97 से लेकर 2002 तक रहे। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर ये 2007 तक रहे, 2007 से लेकर 2012 तक रहे, और 2012 से लेकर 2017 तक रहे, 2017 से लेकर 2022 तक रहे, 2022 से लेकर अब तक हैं, अब तक हैं, ठीक है। ये कार्यकाल खाली 2 जगह गड़बड़ होगा, ठीक है। जब फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन 2 सालों में निधन हो गया तो वहां 2 साल का कार्यकाल दिखाई देगा, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आए तो वो 3 साल में मर गए तो उनका 3 साल का कार्यकाल होगा। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर जब इनका निधन हुआ तो बीबी गिरी पहले बने, उसका बाद एमडी हिदायतुल्लाह बने। जब इनका निधन हुआ तो बीडी जत्ती बने, यहाँ पर बने कार्यवाहक के रूप में। बस यहाँ पर 3 कार्यवाहक दिखाई देंगे, वही 3 कार्यवाहक यहाँ हैं, ठीक है। एक क्रम अगर याद है 2 बार 3 बार देख लिए तो सब कुछ याद हो जाएगा। हाँ, देखिए राज, राधा, जाकर, गिरी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी।
4 लोग, है ना। राज राधा जाकर किरी, फक्र करो, फक्र यानी गर्व करना, फक्र एक उर्दू शब्द है। फक्र करो किस पर? नीलम पत्थर पर, नीलम पर, ज्ञानी पर, ज्ञानी पर, वेंकट पर, शंकर और नारायण पर, शंकर और नारायण पर। ठीक है, यानी अब यहां से देखिए क्या, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वे आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और नारायण, ये है आपका नारायण, के आर नारायणन। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 4 10, है ना। 6 4 10 वो हो गए आपके। और नारायण पर फिर क्या है? कलम उठाओ, यानी एपीजे अब्दुल कलाम, कलम उठाओ, प्रतिभा दिखाओ, आपकी योग्यता और प्रतिभा दिखाओ, और प्रणय करो श्री राम की, श्री राम की। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, हो गया। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू है, इसको तो क्रम में ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति हो गए। अब इसी के क्रम में क्या उपराष्ट्रपति भी है? अब ठीक इसी प्रकार से हमको उपराष्ट्रपति पर चलना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति पर चलना है। हो जाएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे हो जाएगा। ये आपको ऐसे है, और जब बोले बहुत गहराई तक नहीं जा रहे हैं, नहीं तो कहाँ पर कौन कौन प्रक्रिया हुई आपको अगर ये याद है तो अपने आप सारा कुछ याद होता चलेगा कि कहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा बदलाव आया। अब बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जब देश में वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी तो उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? इंदिरा गांधी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी तो उस समय देश में राष्ट्रपति कौन थे? सतहत्तर में लगा था, 77 में खत्म हुआ था सर, 75 में लगा था और 77 में खत्म हुआ था। चुनाव हुआ, चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो 75 में कौन दिखाई दे रहा है? फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपको वो याद होगा तो अपने आप ये भी याद हो जाएगा, वो याद होगा तो अपने आप ये भी याद हो जाएगा। और याद करने में कुछ नहीं, केवल 2 चीज जगह पर सीक्वेंस गड़बड़ है, 2 जगह पर सीक्वेंस गड़बड़ है, जो 67 और 69 और यहाँ पर 74 और 77, ये 2 सीक्वेंस गड़बड़ है। बाकी एक क्रम से लाइन से बैठा दीजिए, सब हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसके बाद देखिएगा, देखिए अब भारत के उपराष्ट्रपति ये अब क्या है? पहला कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी कितने समय तक के लिए? 2 कार्यकाल। ये भी 2 कार्यकाल तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के रहे, ये भी 2 कार्यकाल के रहे। ये 1952 से 62 तक। इसके बाद कौन है? इसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये भी 5 साल के लिए रहे। इसके बाद कौन है? बीवी गिरी, ये आपका 2 साल का रहे। क्यों, कैसे? अब यहाँ पर 1969 में क्या देखे आप? जाकिर हुसैन का निधन हो गया और जाकिर हुसैन की जगह पर कौन चले गए? बीवी गिरी। वहां पर कार्यकाल क्या देखे थे? 69 से 74। अब 69 तक क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। अब इनके हटने के बाद कौन बना? जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। उसके बाद बीडी जत्ती, ये 74 से 79 तक। उसके बाद एमडी हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति लगा हुआ है। मतलब को क्या हो गया कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो न्यायमूर्ति लगा हुआ है। उसके बाद आर वेंकटरमन, ये हो गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये वही क्रम है। के आर नारायणन, डॉक्टर के कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। ठीक है, अब यहां पर हमको ये बताइएगा, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है।
अब यहां पर हमको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कौन सा व्यक्ति का निधन हुआ। तो राष्ट्रपति थे। हाँ, यहाँ के बाद वहां राष्ट्रपति बनने चले गए। इससे कार्यकाल अधूरा है क्या? सबका कार्यकाल पूरा है। केवल ये बीबी गिरी यहाँ पद छोड़े और खड़े हो गए थे राष्ट्रपति पर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। कम दिखा है तो वो तो राष्ट्रपति पर चुनाव में खड़े हो गए, बताए ना। अब 69 में क्या हुआ? 69 में जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। और उस समय जब 69 में जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, ये आप देखिए ऐसे कि जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या है? जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या है? 1967 से लेकर 69 ये राष्ट्रपति हैं। और इसी समय उपराष्ट्रपति कौन है? 12 वेंकटगिरी इसी समय उपराष्ट्रपति हैं। और ये क्या थे? इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 72 तक का है। लेकिन इनका जब निधन हो गया तो इनके पद पर कौन आए पहले कार्यवाहक के रूप में? बीबी गिरी। अब इनकी इच्छा हुई कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद 1969 में 69 में छोड़ दिया। ये बीच में 69 में छोड़ दिया ये पद, और छोड़ के खड़े हो गए किस पर? राष्ट्रपति पर। और 69 में क्या बन गए वो? राष्ट्रपति। तब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद गोपाल स्वरूप पाठक यहाँ पर नए उपराष्ट्रपति बनते हैं। अब यहाँ पर हमको बताइएगा आप कि सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने? नहीं, कार्यवाहक, कार्यवाहक यहाँ लिखा हुआ नहीं है। पीडी कार्यवाहक नहीं है वो। कार्यवाहक ने पूरा कार्यकाल दिखाई दे रहा है, 74 से 79 दिखाई दे रहा है आपको, तो पूरा कार्यकाल है इनका। राष्ट्रपति में कार्यवाहक थे वो, वहां कार्यवाहक थे। जब वो पद खाली हो गया, यानी फखरुद्दीन अली अहमद मर गए, तो कुछ दिन के लिए रहे वहां पर, इसलिए वहां कार्यवाहक। ये बने, ये बने, ये भी बने, ये भी बने, ठीक है। ये चौथे नंबर के, ये 5वें नंबर के, ये 6ठे नंबर के, ठीक है। और बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। ये आपके 6 लोग उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, और शेष जो 8 लोग हैं वो लोग उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने। हाँ, मक्खी लाइन बना दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, वो मिट जाएगा। हाँ, क्या चीज? फोन नंबर क्रम हट गया है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप समझ गए क्रम में, ठीक है। अब यहां आपसे पूछे हम कि भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति हुए क्रम से? हाँ, क्रम से। क्रम से 13। 15 हुआ। क्रम से 16। 1 2। और यहां पर देख रहे हैं ये कार्यकाल। हाँ हाँ हाँ। और ये क्या कहें, जब राष्ट्रपति पद से हट गए तो क्या कहें कि भारत सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए। इतना बड़ा पद उनको दिया, इतना सब कुछ सम्मान दिया, तब उन्होंने ये शब्द कहा।
लगातार 10 वर्षों तक उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया गया, है ना, और वो राज्यसभा के सभापति तो रहे। तो ये देखिए यहाँ 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 13 14 यहीं पर हो गए, ये 15 ये 16वां। और कहा जाए कि अगर वर्तमान में जगदीप धनखड़ क्रम के हिसाब से कितने नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं? 16, व्यक्ति से 14, व्यक्ति में 14, बस क्लियर हो गया। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन जब आएगा तो देखिएगा ध्यान से कि अभी क्या पूछ रहा है उसमें, क्योंकि हम लोग के यूपीएससी में इस तरह से कई विवाद हुए हैं कि उसमें कार्यवाहक को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए क्रम में। उसके बाद कार्यवाहक को नहीं जोड़ते हैं तो व्यक्ति के हिसाब से कितना होगा, उसको अलग से लोगों ने स्पष्टीकरण दिया, और कई आरटीआई दायर हुए थे, 1 नंबर के चलते कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उसको उन लोगों ने 14 मान लिया था, 13 मान लिया था, और इसके चलते एक नंबर के चलते जितना सिलेक्शन नहीं हुआ सारा लोग आरटीआई कर दिए थे, तो उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा और ये हो गया। तो यहाँ पर आपका जो 52 से 62 तक होता है, ठीक है, यानी हम अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जान गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जान गए, ये 2 चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है वह है मंत्री परिषद, वह है मंत्री परिषद। यहां पर ध्यान रखिएगा कि मंत्री परिषद हमारे देश में सरकार को चलाने की वास्तविक काउंसिल है, वास्तविक शक्ति इसी के पास है। कार्यपालिका में सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति है, ये भी कार्यपालिका है लेकिन अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका वो पद होता है जो चुन कर आए हैं और जिनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष और न्यूनतम कुछ भी नहीं, कभी भी हट सकते हैं। और यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो लिखा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री यदि कोई हो तो शामिल होते हैं। ठीक है, अब कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अनुच्छेद में कि प्रधानमंत्री कौन होगा, बल्कि इसी जगह पर आर्टिकल में यह लिखा गया है कि हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अब क्या कहा गया, मंत्री परिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, और जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का मूल काम मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी के रूप में होगा, यानी सरकार क्या कर रही है वो सूचना राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं वो सूचना मंत्री परिषद को देंगे। ये इस तरह से होगा। अब यहां पर उसको समझे, पहले क्या क्या बोले कि केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री होंगे। ठीक है, अब यहां पर अगले बोला कि यह मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रमुख, इसके मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा और बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाहकार देना। ये जो आप दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है, इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यानी आप अपने देश में अधिकतम कितना मंत्री बना सकते हैं, अधिकतम कितना मंत्री बना सकते हैं। और ये नया नियम बना जब 1997 में उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कांग्रेस की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, और वहां पर 130 लोगों को मंत्री बना दिया गया, यानी बहुमत के लिए 202 चाहिए और 130 को मंत्री बना दिया गया। जितना भी दूसरे दल से आए थे सबको बोला तुमको मंत्री बना देंगे, तुम उस पद को छोड़ दो। अब जैसे क्या है, कृषि मंत्री हम लोग बनाते हैं, जो कृषि के सभी मंत्रालय को बना दिया गया, और हम इतना विभाग लाएंगे कैसे, मंत्री तो बना दिए तो इतना विभाग लाएंगे कैसे,
जैसे आजादी के समय देखिए केवल 18 डिपार्टमेंट था, हमारा मंत्रालय था, और अभी वर्तमान में 52 मंत्रालय हो गए हैं। वर्तमान में 52 मंत्रालय हो गए हैं। पहले केवल 18 मंत्रालय थे और हो गया। जब 130 मंत्री बनाया तो भाई अब कैसे अब करेंगे? तो आप जैसे देखिएगा अभी शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री, अब उनको कह दिया गया है शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को देख रहा है। लेकिन अब इनकी जब सरकार आई थी तो क्या किए? प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मंत्री, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा मंत्री, उच्च विद्यालय शिक्षा मंत्री, यानी कि सबका मंत्रालय बढ़ गया। कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री, चावल मंत्री, गेहूं मंत्री, दलहन मंत्री, तिलहन मंत्री, ऐसे बढ़ा दिया था। तब सरकार कही कि इसका भी लिमिटेशन होना चाहिए, और उस लिमिटेशन के चलते एक संशोधन आता है, और संशोधन में कह दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में मंत्रियों की संख्या उस सदन के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं और 12 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहां पर देखिए वो लिखा हुआ होगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं और 12 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। ये आपका पूरे राज्य में भी लागू हो गया। अब यहां पर हम मंत्री परिषद को जब पढ़ेंगे तो उस मंत्री परिषद को आगे समझेंगे जब हम लोकसभा और राज्यसभा समझेंगे तब, क्योंकि अभी उसको समझने में अधूरा हो जाएगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपको यह समझ लेना है कि हम मंत्री परिषद कह किसको रहे हैं। मंत्री परिषद कह किसको रहे हैं? ये आपका सबसे बीच में कौन है? पीएम। फिर इसके सहयोग के लिए कैबिनेट मंत्री, ये हो जाएगा राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अगर कोई उपमंत्री है तब, नहीं तो ये सभी घेरा को मिलाकर ये घेरा नंबर 1, घेरा नंबर 2, घेरा नंबर 3, घेरा नंबर 4, ये 4 घेरा को मिलाकर हम कहेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कहेंगे। यहां पर दिखाई दे रहा ना, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री या राज्य मंत्री, ये आपको सबको मिलाकर क्या बोले हम? मंत्री परिषद। और घेरा नंबर 1 और घेरा नंबर 2, ये दोनों का जब मिल जाएगा तो इसको कहेंगे हम लोग मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, या इसको ही कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हिंदी में कहा जाता है कबीना मंत्री। कमीना मत सुनिएगा, कबीना मंत्री कहा जाता है इसको। कबीना, कैबिनेट को कबीना कहा जाता है हिंदी में, कमीना मत समझिएगा, ठीक है। ये कबीना है, कबीना मंत्री, है ना। कबीना मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री को कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कबीना मंत्रालय का अध्यक्षता करता है? तो कैबिनेट मंत्री को हम लोग कहेंगे कबीना मंत्री, है ना। ये कबीना मंत्री हो गया। तो ये जो है आपको देखिए, अब ये जितना ये मंत्री परिषद है उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये हो गया कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इनकी सभी बैठकों की अध्यक्षता देखिए, यहां पर क्या लिखा, वहां हम लोग मंत्री परिषद लिखे, यहां पर क्या लिखा है? मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडल लिख दिया गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग ये है। आपके ये में मैं अभी वर्तमान में जितना मंत्रालय में जो लोग हैं उसका एक तस्वीर आपको हम भेज देंगे, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि कैबिनेट मंत्री ऐसा लिखा रहा है कि कैबिनेट मंत्री इतना लोग है, यानी इतने लोगों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया। यह है राज्य मंत्री, यह है स्वतंत्र प्रभार और यह है उप मंत्री। यानी हम सीधे कहे थे इस सत्ता का केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये अपने सहयोग के लिए कुछ विशिष्ट लोगों को विशिष्ट दर्जा देंगे, कैबिनेट का दर्जा देंगे। जो उनके निर्णय में सहयोग करेगा वह कहलाएगा कैबिनेट मंत्री, और दोनों को जब हम मिला देंगे तब कहलाएगा मंत्रिमंडल। और हर विभाग या प्रधानमंत्री की इच्छा पर
जिसको भी चाहे वह राज्य मंत्री का दर्जा देंगे और किसी के साथ वो टैग कर देंगे कि आप रेल मंत्री हैं, रेल राज्य मंत्री के रूप में होंगे। राज्य मंत्री का कभी मतलब ये समझिएगा कि वो झारखंड राज्य, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, वह केंद्र सरकार का मंत्रालय है और वह अलग दायित्व के लिए दिया गया है, लेकिन वह कैबिनेट में शामिल नहीं है। वह कैबिनेट में शामिल है, कैबिनेट मंत्री का सहयोग करने के लिए है। और जो स्वतंत्र प्रभार है वह स्वतंत्र रूप से काम करने वाला मंत्री, लेकिन वह दायित्व किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से दायित्व होगा। फिर बोले कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है, यानी 6 महीने तक है। यह कहा गया कि मंत्री का चयन कौन करता है कि कौन मंत्री कौन बनेगा। अब हम अपने मंत्री परिषद का गठन करता कौन है? हाँ, यानी प्राइम मिनिस्टर, और वही तय करते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय देंगे। और वह जो पद होता है मंत्री परिषद के लिए, वह तय करेंगे कि किसको हम कौन सा पद देंगे। वही फेर बदल भी कर सकते हैं, वही किसी को बीच में हटा भी सकते हैं, लेकिन वह भाया राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के भाया से करेंगे, सीधे अपने पद पर नहीं लेंगे। यहाँ बोल रहे क्या? कोई भी मंत्री सदन का हो गया। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया, अनुच्छेद 352 में किया गया है। मंत्री परिषद का बार बार किया गया है, 152 में किया गया। ये 352 क्या था? 352 क्या बताए थे? राष्ट्रपति की शक्तियों में बताए थे, राष्ट्रपति की शक्ति में बताए थे। कोई बताएगा? राष्ट्रीय आपात। 352 से 360, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। हम उनकी आपातकालीन शक्तियों में बताए थे। तो आपातकालीन शक्ति कैसे लागू किया जाता है? तो उसमें लिखा गया कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, यानी इतने लोगों का नहीं, ये पूरे के पूरे लोगों का नहीं, बल्कि केवल ये घेरा, 1 और 2 घेरा मिल गया और ये बोल दिया राष्ट्रपति को कि देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए, तो लागू हो जाएगा। वहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्यथा पूरे के पूरे संविधान में मंत्री परिषद लिखा गया। मंत्री परिषद का मतलब कि आपके देश में सभी स्तर के मंत्री, वह चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे वह स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, उसको मंत्री परिषद कहा गया। फिर कहा गया मंत्री परिषद के, देखिए अब सब जगह पर क्या शब्द आ गया है? मंत्री परिषद। ये दोनों शब्द अलग अलग है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। यानी अगर आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष को 50 लोगों का हस्ताक्षर देना होगा। यह सरकार के नीतियों से जनता उब चुकी है, यह जनता का विश्वास खो चुकी है। क्यों न इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अभी आया था हाल में, अभी हाल में आया था ना, और हाल में आया और बुरी तरह वो विपक्ष के लोग बिखर गए, यानी पक्ष में पड़ गया 330 से अधिक, और विपक्ष में लोग वॉकआउट कर गए कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी, और ऐसे ही आ गया वो। ठीक है, तो ये बोला कितने सदस्य चाहिए? 50। फिर बोले स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ये सब जरूरत नहीं था, ये वित्त मंत्री, ये जरूरत नहीं है ना। अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन कौन किया? लोकसभा का सदस्य। प्रधानमंत्री का या मंत्री परिषद का गठन का प्रस्ताव कौन दिया? लोकसभा का सदस्य। ये हो गया। ये सब कोई बहुत जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो मंत्री से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, इसमें आप केवल 74 याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं। 74 में क्या बोला? राष्ट्रपति की सलाहता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख इसी एक जगह पर, यानी आर्टिकल 74 में ही केवल प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। 74 ABCD है, तो उसमें केवल 74 में ही प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं तो प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कहा गया। अब क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री को नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, हाँ, वो कहेंगे कि इसको बनाइए, इसको बनाइए, वो सूची भेजेंगे, उसी को बनाएंगे राष्ट्रपति। ये वाला 75 देखिए, पीएम को कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। और यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति द्वारा, और अन्य मंत्री, अब जैसे मान लीजिए कानून मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। सर सबका नाम बताएंगे एक बार क्या? अभी कौन कौन का मंत्रालय में है, सबका नाम बताएंगे? अर्जुन मेघवाल, ठीक है, अश्वनी वैष्णव कृषि मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वेरी गुड, नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनको पता है कि महिला पैसा बचाना अच्छा से जानती है ना, वो छिपा के रखना जानती है, इसलिए महिला को ही देश का वित्त मंत्रालय बना दिया गया। देखिए अब यहाँ पर, हाँ, घर का भी वित्त मंत्री वही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए सर, जो आप पूछ रहे थे, अब पीएम का नियुक्ति कौन किया? अब ये पीएम बोलेंगे राष्ट्रपति को कि अर्जुन मेघवाल को आप कानून मंत्री बनाइए, या सीधे बोलेंगे आप इनको मंत्री पद का शपथ दिला दीजिए, ये 4 लोगों को हम तय करेंगे कि उसको कौन सा मंत्रालय देंगे। ये प्रधानमंत्री के कहने पर, यहां वही स्लाइड लिखा गई, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी अन्य जो मंत्री हैं उनका नियुक्ति यही करेंगे, लेकिन किससे पूछ के या किसके कहने पर, और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्लियर? ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी एक मंत्री का कार्यकाल कितने दिनों तक? हाँ, 5 साल। अभी इससे पहले आपके देश में कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, आज से 2 महीना पहले तक। तो क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा तक, कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा रहेगी तभी तक आप बने हुए हैं। लेकिन उसको सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री, कि आप मंत्री परिषद में फेरबदल करो, इसको हटाओ। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कब तक बना रहता है? राष्ट्रपति के इच्छा तक। प्रसाद, ये शब्द आया है प्रसाद पर्यंत, ये जो शब्द है यानी उनकी इच्छा तक, उनकी इच्छा तक। मंत्रियों को उनके पदों और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। यानी मंत्री परिषद जो कुछ देगा उनको, उसकी जांच के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बोलता है मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या वही बोले 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर बोलता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया। यानी ये दोनों के बीच का, ये आपका संसद है या सरकार है? संसद और राष्ट्रपति के बीच में ये कौन मीडिएटर का काम करेगा? पीएम। यहां क्या हुआ इसकी जानकारी यहां देंगे, ये जो आदेश देंगे इसकी जानकारी यहां देंगे। यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति और संसद के बीच की कड़ी होते हैं। अब हम लोग इसके बाद का जो हिस्सा है, ये आखिर 10 तक दिया हुआ है, ये हम उस समय महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक से महालेखा परीक्षक, ये अटॉर्नी जनरल और ये एडवोकेट जनरल, ये एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि आपको आसान समझ में आ जाए।
ये कल पढ़ेंगे और कल ही इसको हम खत्म करके सीधे आ जाएंगे कहाँ, सीधे आ जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं है, वो आ जाएगा 79, 77 कितना था, विधायिका कहां से है, 79 से है। ये विधायिका जो है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आपका कार्यपालिका, कल से विधायिका भी शुरू करेंगे। विधायिका में इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, और संभव हो तो ऊपर से 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। 5 हम बोले, ऊपर से 5, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लोकसभा में। हाँ हाँ, अच्छा, उसके बाद जो जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ कुछ और आप जवाब दे रहे हैं कुछ और है ना। हम ठीक है, एक तो नाम याद रखना। अब वो ट्रेंड बदल गया सर, कि सबसे ज्यादा कौन था, वो ट्रेंड बदल गया कि सबसे ज्यादा किसका है ना। बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को कहा था और आप ही के लिए कहा था है ना, कि कोशिश करने वाले, और जो कोशिश किया है सचमुच कभी नहीं हारा, सचमुच कभी नहीं हारा है ना। सिल पर रसरी आवत जात है, तापर पड़त निशान, है ना। उसके आगे का भी बताइए, है ना